जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है द बॉय इन स्ट्राइप्ड पजामास। ये किताब 2006 में शाया हुई पहली मरतबा, और आयरिश राइटर जिनका नाम जॉन बाइने था वो इसके खालिक हैं, ये उनकी तख्लीक है। 2008 में इसी नाम की एक फ़िल्म भी हॉलीवुड में बनाई गई जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। उस फिल्म का नाम भी था द बॉय इन स्ट्राइप्ड पजामास। नावल जो है ये बेहद मकबूल हुआ, और इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2016 तक पूरी दुनिया में इसकी 7 मिलियन से ज़ायद जो कापियाँ हैं वो सेल हो चुकी थीं, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के जो बेस्ट सेलर लिस्ट है उसमें भी ये नंबर 1 पर ये नावल रहा है। फिल्म और किताब दोनों बहुत जानदार हैं, सहर अंगेज़ हैं, आपको मुतासिर करती हैं, और इनकी कहानी जो है वो यकीनन आपके दिल में उतर जाती है। इस नावल की या इस फिल्म की कहानी क्या है? कहानी एक 8-9 साल बच्चे की कहानी है जिसका नाम ब्रोनो है, जो अपनी फैमिली के साथ बर्लिन में, जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता है। और उसका वालिद जो है वो आर्मी में है, उसकी तरक्की होती है, प्रमोशन होती है, और वो उसको तैनात कर दिया जाता है एक देहाती इलाके में जहाँ नाजी कैंप है, जहाँ कैदियों को रखा जाता है, यहूदी कैदियों को दूसरी जंग अज़ीम में। वहाँ उसको कमांडेंट के तौर पे तैनात कर दिया जाता है, और पूरी फैमिली जो है वो बर्लिन शहर से शिफ्ट होकर उस देहाती इलाके में चली जाती है वहाँ पर। और ब्रोनो जो है वो अपने घर की खिड़की से वहाँ पर देखता है कैंप में, उसका वालिद उसको अगरचे ही नहीं बताता कि ये कैदियों का कैंप है, ये एक नाजी कैंप है। वो देखता है और कैदियों को घूमते फिरते देखता है, सोचता है कि शायद ये किसान हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। यकीनन ब्रोनो के जो दोस्त हैं वो बर्लिन में रहते हैं, बर्लिन में उसका दिल लगता है। वो एक देहाती इलाके में जाता है तो वहाँ वो उदास रहता है, परेशान रहता है, उकताहट का शिकार हो जाता है, और वो नए एडवेंचर्स करता है। एक दिन क्या करता है कि अपने घर की अकबी दीवार फलांग कर वो जंगल में चला जाता है, और चलते चलते वो कैंप की जो खारदार बाड़ है वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात कैंप के दूसरी तरफ बाड़ के अंदर, कैंप के अंदर उसी के हम उम्र लड़के जिसका नाम शैमुल है उससे होती है। शैमुल अपने वालिद के साथ उस कैंप में बतौर कैदी वहाँ पर आया होता है। दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों की दोस्ती डेवलप हो जाती है, और दोनों जो हैं वो रोज़ मिलने लगते हैं। उनकी मुलाकातें जो हैं वो रोज़ होने लगती हैं। ब्रोनो क्या करता है कि अपने घर से शैमुल के लिए कभी खाने की चीज़ें लेकर आता है, कभी गेंद लेकर आता है और बोर्ड लेकर आता है, उसे वो खेलते रहते हैं, और उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। एक दिन हंसपे खिलाफ मामूल शैमुल जो है, जब उनकी मुलाकात होती है तो शैमुल जो है वो थोड़ा परेशान और उदास दिखाई देता है। ब्रोनो पूछता है तो वो कहता है कि मेरा वालिद जो है वो मार्च पर गया है और वापस नहीं लौटा है और कहीं खो गया है। शैमुल नहीं जानता है कि जिसको वो मार्च समझ रहा है वो ये होता है कि वहाँ नाजी कैंपों में कैदियों को एक ग्रुप की शक्ल में, ग्रोह की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में ले जाया जाता है, और गैस चैम्बर्स के अंदर उनके जो जिस्म है वो राख कर दिए जाते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन शैमुल को ये नहीं पता होता है कि उसके वालिद को कत्ल कर दिया गया है या मार दिया गया है। वो समझता है कि वो एक जुलूस में गया था मेरा वालिद और लौटा नहीं है। ब्रोनो उसकी मदद करना चाहता है। शैमुल जो है वो कैदियों वाली जो यूनिफॉर्म है, जो स्ट्राइप्ड है, वो लेकर आता है। ब्रोनो वो पहन के अंदर चला जाता है शैमुल के साथ उसके वालिद को तलाश करने के लिए कैंप के अंदर। जब वो कैंप के अंदर पहुंचते हैं तो रूटीन के मुताबिक फिर उस दिन जो है वो जुलूस की शक्ल में, एक ग्रोह की शक्ल में कैदियों को ले जाया जा रहा होता है गैस चैम्बर की तरफ। तो वो बच्चे भी उनके बीच में ही रश में जो है वो फंस जाते हैं, और उनके साथ ही उनको धकेल दिया जाता है गैस चैम्बर के अंदर। और इन द एंड जो है वो दोनों बच्चे भी बाकी हजूम के साथ गैस चैम्बर में ठोंस दिए जाते हैं, और उनके भी जिस्म बाकी कैदियों के जिस्मों की तरह भी वहाँ भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, वो भी वहाँ पर जल जाते हैं, जिसमें ब्रोनो और शैमुल दोनों दोस्त भी उसमें जल जाते हैं। ये इस नावल की या इस फिल्म की कहानी है। और इसका अगर हम तज्जिया करें तो यकीनन ये हॉलोकॉस्ट मूवी है, हॉलोकॉस्ट नावल है, और ये दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी के जो नाजी कैंप थे उसमें जो यहूदियों के साथ जो कत्लेआम किया गया, जो जुल्म किया गया, जो बर्बरियत की कहानी है, उसको एक अलग तरीके से
ये नावल दिखाने की कोशिश करता है। एक बच्चे की नज़र से ब्रोनो इस कहानी को जो है वो सुनाता है, तो एक बच्चे की नज़र से ये सारी कहानी जो है वो हम तक पहुंचाई जाती है। तो यकीनन इन दो मासूम बच्चों का उस गैस चैम्बर में जलना, भस्म हो जाना बाकी कैदियों के साथ, ये जर्मनी में जो मासूम लोगों की नस्लकुशी की गई, ये उसको दिखाता है कि ये कितना शर्मनाक अमल है। और ये एक सवाल भी पैदा करता है, ये सवाल उठाता है ये नावल या ये फ़िल्म, कि क्या किसी ख़ास तबके से, किसी ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ ही आपका जुर्म बन जाता है, या ताल्लुक़ रखना एक जुर्म है? ये एक सवाल हमारे ज़हनों में उठता है। ब्रोनो और शैमुल जो है वो इस कहानी में मोहब्बत की अलामत हैं, अमन की, दोस्ती की, प्यार की, खूबसूरती और मासूमियत की, वो दोनों बच्चे जो हैं वो अलामत हैं। और वो एक दूसरे का ख्याल रखने पर यकीन रखते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मुखलिस हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, अटैच हैं एक दूसरे के साथ। और राइटर ये चाहता है कि हमारे जो रिश्ते हैं तमाम इंसानों के एक दूसरे के साथ, वो भी ऐसे ही होने चाहिए जैसा कि ब्रोनो और शैमुल के। इस कहानी से एक बात और भी ये निकलती है कि जो नेचर है, जो फितरत है, उसने इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा किया है, इंसान को बहुत मासूम पैदा किया है, इंसान को मोहब्बत करने वाला और दूसरे इंसानों से जुड़ जाने वाला, अटैच हो जाने वाला पैदा किया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आइडियालॉजीज़ और हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी जो अकल है वो हमारे अंदर नफ़रत, तासुब के जो घटिया जज्बे हैं वो भी हमारे अंदर पैदा कर देती हैं। और यकीनन ये जो गरूर है, जो तासुब है, ये जो नफ़रत है, ये ख़तरनाक जज्बे हैं। और ये सवाल यहाँ पर राइटर ये उठाता है कि ये जो ख़तरनाक जज्बे हैं जो इंसान को, मासूम इंसान से एक दरिंदा सिफ्त इंसान बना देते हैं, तो क्या ये अकल इंसान के लिए मसाइल पैदा करती है? अकल ही जो है ये मसाइल की जड़ है या नहीं है? ये सवाल भी इस कहानी में उठाए गए हैं। अब ये देखें कि ब्रोनो का जो बाप है, जो कि कमांडेंट है उस कंसंट्रेशन कैंप का, उस जगह पर जिसमें ब्रोनो और शैमुल जो हैं वो मारे जाते हैं बाकी कैदियों के साथ, वो बराह रास्त मुलविस है उन कैदियों के कत्ल में। और इन दी एंड क्या होता है कि उसका अपना बेटा जो है वो उन कैदियों के साथ उसी गैस चैम्बर में या उसी कैंप के अंदर जो है वो मारा जाता है। इससे ये जाहिर होता है कि जो जुल्म है वो एक जंगल की आग की तरह फैलता है, उसकी लपेट में किसी वक्त कोई भी चीज़, कोई भी शख्स जो है वो आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जुल्म करते हैं तो जुल्म जो है वो पलट कर भी आता है, और वो जुल्म की लपेट में आप ख़ुद भी आ सकते हैं। जालिम भी जुल्म की लपेट में आता है और आ सकता है। ये भी इस कहानी से हमें बात जो है वो नज़र आती है। और आखिर पर, मूवी के आखिर पर या नावल के आखिर में, जब ब्रोनो के वालिद को पता चलता है कि ब्रोनो हैज़ बिन किल्ड इन गैस चैम्बर, तो वो बहुत ज़ोर से चीखता है। उसकी जो चीख है, उसकी जो क्राई है, उसकी जो हेल्पलेसनेस है, जो बेबसी है, वो अलामत बनती है उन तमाम मज़लूमों की जिन पे वो जुल्म करता था, उन तमाम कैदियों की जिनको उस कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था और बर्बरियत का निशाना बनाया जाता था, उन तमाम मकतूलीन की, उनके तमाम दर्द और उनके जो जुल्म है जो उन पे ढाए जाते हैं, वो चीख उनकी अलामत बनती है। और ये उसकी चीख ये भी जाहिर करती है कि जिस तरह से आपको अपने बेटे की डेथ पे अफसोस हुआ है, इसी तरह जिनको आप मार रहे हैं, जिन पे आप जुल्म कर रहे हैं, जिनको आपने कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है, और जिन मासूम लोगों पे आप जुल्म कर रहे हैं, वो लोग भी इंसान हैं, उनके भी एहसासात आपकी तरह के हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके अटैचमेंट्स हैं, उनके मतलब वो भी बाकी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप जैसे इंसान हैं। तो उनकी केयर करना, उनका ख्याल रखना यकीनन ये फ़र्ज़ है, और तमाम इंसानों को मोहब्बत से पेश आना चाहिए। तो ये कहानी एक यूनिवर्सल कहानी भी बनती है। ये एक तरफ जालिम की कहानी है और एक तरफ मज़लूम की कहानी है कि जुल्म कहीं भी है वो जायज़ नहीं है, वो ठीक नहीं है। जुल्म जुल्म होता है, और मासूम लोगों पर जुल्म ढाना जो है वो इंसानियत नहीं है। इस नावल में, इस कहानी में, इस फिल्म में आप देखते हैं कि ये दिखाया जाता है कि फ़िज़ा में सड़े हुए जिस्मों की सड़ांध और बदबू है। जिन जिस्मों को वहाँ जलाया जाता है गैस चैम्बर्स में, तो उसकी सड़ांध फ़िज़ा में बदबू फैली रहती है। और ये जो बदबू है, ये दूसरी जंग अज़ीम में जो जर्मनी की तारीख़ का एक स्याह बाब है, ये
उसकी सड़ांध है, उसकी बदबू है और उसकी ये अलामत बनती है। और दूसरी तरफ ये हर जुल्म की अलामत है जो दुनिया के किसी भी कोने पर हो रहा है, और हर जालिम की ये बदबू है जो किसी भी मजलूम, किसी भी मासूम पर जुल्म कर रहा है दुनिया की किसी भी जगह पर। तो 8-9 बरस के जो बच्चों के जज्बात थे वो बहुत पाकीज़ा थे। उनकी दोस्ती बहुत खालिस, सच्ची और खलूस से भरी हुई थी। उनके एहसासात बहुत ही खूबसूरत थे। और इस फिल्म में, इस कहानी में, इस नावल में ये दिखाया गया है कि उनकी खूबसूरती, उनके खूबसूरत जज्बों को भी हम बड़ों ने, अडल्ट्स ने अपनी नफ़रत से जला दिया, भस्म कर दिया, राख कर दिया। और उनके जो अगली नस्ल के जो खूबसूरत जज्बे हैं उनको भी हम जला रहे हैं, उनको भी हम ख़त्म कर रहे हैं, उनको भी हम नफ़रत की आग में हमेशा के लिए राख कर रहे हैं। तो ये जो नफ़रत है, इसकी आग में सब कुछ राख हो जाता है और ये नफ़रत हम अगली जनरेशन्स तक भी मुंतकिल कर रहे हैं। और इसका निशाना जो है, इसका विक्टिम जो है, वो हमारी आने वाली नस्लें भी बनती हैं। तो नफ़रत जो है वो यकीनन आपके लिए भी नुकसानदेह है, मज़लूम के लिए तो है ही, आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकती है, आपके आने वाली नस्लों के लिए भी ये नुकसानदेह हो सकती है। तो ये किताब, ये फ़िल्म हमारे अंदर जो नफ़रत और तासुब और गरूर की जो चिंगारी है उसको गुलजार में, बाग में, फूलों में तब्दील करने की कोशिश करती है। हमारे अंदर मोहब्बत, अमन और प्यार की शम्मा रोशन करने की कोशिश करती है। बहुत ही खूबसूरत किताब है, बहुत खूबसूरत फ़िल्म है। इस किताब को ज़रूर पढ़िए, फ़िल्म को ज़रूर देखिए और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके अंदर और मोहब्बत पैदा होगी। आप इंसानों से पहले से ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे और नफ़रत हमेशा के लिए आप उसको ख़त्म कर दीजिए। किताब को पढ़िए और इंसानों से मोहब्बत करते रहिए, खुश रहिए। आपका बहुत शुक्रिया।